एक समय की बात है, विजयनगर राज्य में राजा महेंद्र प्रताप राज किया करते थे। इन्हीं के राज दरबार में एक वृद्ध राजगुरु रामकृप थे। आज राजा की सभा लगी थी। एक अन्य राज का दूत वहाँ संदेश पत्रिका लेकर सभा में आया था। प्रणाम महाराज, मैं कनकपुरी राज्य का राजदूत कमलनाथ हूँ। क्या संदेश लाए हो? पढ़कर सुनाओ। जो आज्ञा महाराज। राजा महेंद्र प्रताप, मैं ये पत्र आपकी पुत्री और मेरे पुत्र के विवाह के लिए लिख रहा हूँ। यदि आपकी हाँ है तो दोनों राज्यों के संबंध और मजबूत हो जाएंगे। इस बारे में विचार विमर्श कीजिए और जल्द ही अपना उत्तर भेजिए। दूत संदेश पढ़ने के बाद पत्रिका फिर मोड़ लेता है। विवाह की बात करने के लिए उन्हें यहाँ स्वयं आना चाहिए। संदेश भेजकर क्या वो मेरा अपमान करना चाहते हैं? जाओ दूत, मैं अपना उत्तर कुछ दिनों में पहुंचा दूंगा। नहीं महाराज, ये तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो केवल एक राजदूत हूँ महाराज। मेरा कार्य बस आपको संदेश पढ़कर सुनाना है और संदेश का उत्तर पाने पर अपने महाराज तक पहुंचाना है। मैंने कह तो दिया कि मैं उत्तर कुछ दिनों में तुम्हें पहुंचा दूंगा, तो अब यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें उचित दंड मिलेगा। मेरे महाराज विजय सिंह ने अपने इस दास को आज्ञा दी है कि मैं बिना उत्तर लिए ना लौटूं। उनकी आज्ञा का पालन ना कर पाना किसी दंड से कम नहीं है। राजदूत की बातें सुन रामकृप ने महाराज से कहा, महाराज, इस राजदूत की बात सही है और धर्म के अनुसार भी हमें एक राजदूत को दंड नहीं देना चाहिए। आप इन्हें इसी नगर में विश्राम करने की अनुमति दें और इनका उत्तर इन्हें कल मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें राजगुरु। जाओ राजदूत, कल सभा में आकर अपना उत्तर ले जाना। राजदूत महेंद्र प्रताप को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। महेंद्र प्रताप ने राजगुरु की ओर चिंता से देखकर सवाल किया, अब हम क्या करें गुरुजी? ये तो अब चिंता का विषय है। अगर कहीं युद्ध छिड़ गया तो अपने राज्य में अशांति फैल जाएगी, और यदि उन्होंने अपने राज्य में सरोवर का रास्ता बंद कर दिया तो जल के बिना राज्य सूखा पड़ जाएगा। महाराज, विषय तो बहुत गंभीर है, पर जो प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। पर वो मेरे पुत्री के लिए योग्य है या नहीं, मुझे ये भी परखना है। उसके बिना मैं इस प्रस्ताव को कैसे मान लूं? और इतनी जल्दी जवाब की हट करके उन्होंने परखने का प्रश्न ही खत्म कर दिया है। मेरे पास एक उपाय है महाराज, जिससे आप उसकी परख भी कर लेंगे और साथ ही जो समय उनके ढीठ व्यवहार से चला गया उसकी भरपाई भी हो जाएगी। अच्छा, बताइए गुरुजी, क्या करना होगा? रामकृप सारी बातें महाराज के कानों में बता देते हैं। महाराज युक्ति सुनकर बहुत खुश होते हैं और अगली सभा की आस में उत्सुक बैठ इंतजार करते हैं। अगले दिन फिर सभा लगती है और महाराज एक मुस्कान के साथ सभा में मौजूद राजदूत को कहते हैं, तुम्हारा उत्तर तैयार है राजदूत। हमारा उत्तर हाँ है। ये दोनों राज्यों के लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी। आपको इस दूत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देने से पहले ठहरो, हमारी कुछ शर्तें भी हैं। यदि ये शर्तें पूरी हो तो ये रिश्ता मान्य है हमें। बताइए महाराज, मैं आपकी शर्तें अपने महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा। हमारे यहाँ की प्रथा है कि राज्य में राजकुमारी से पहले कुओं की शादी होती है। तुम अपने राज्य के सारे कुएं बारात में ले आओ और यहाँ के कुओं से शादी कराओ, तब जाकर मेरी हाँ होगी। ये बात सुनकर राजदूत मुस्कुराता है। जैसा आप कहें महाराज, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। राजदूत ये कहकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। महाराज ने अपने राजगुरु से कहा, गुरुजी, आखिर ये आपकी इतनी अचूक युक्ति सुनकर भी मुस्कुरा क्यों रहा था? एक राजदूत अपने राजा की तरफ से अगर बोलता है तो उसका यहाँ बोलना
राजा की कमजोरी दिखाता है। शायद इसी वजह से वो अपनी मुस्कान से स्वयं के विचारों को ढक रहा था। महेंद्र प्रताप राजगुरु की बात मान लेता है। कई दिन के सफर के बाद वो राजदूत अपने राज्य पहुंचता है और अपने राजा को प्रणाम करता है। तभी एक दासी उनके सिर पर मुकुट रख देती है। फिर राजा कहते हैं, आओ पुत्र, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? बड़ी ही रोचक थी पिताजी। आनंद आ गया उनकी शर्तें सुनकर। जैसा आपने कहा उतने ही चतुर निकले उनके राजगुरु। पर तुम भी किसी से कम नहीं हो पुत्र। असल में राजकुमार विक्रम राजदूत का वेश धारण कर अपना होने वाला ससुराल देखने आए थे। जाओ, अब विश्राम करो, कल सभा में भेंट होगी। जो आ गया पिताजी। अगली सुबह सभा बैठी और राजा ने राजकुमार विक्रम से शर्तों के बारे में सुना और सुनकर उनका चेहरा मानो किसी परेशानी में डूब गया था। राजकुमार विक्रम मुस्कुराते हुए राजा विजय सिंह से कहते हैं, क्या बात है पिताजी, किस सोच में पड़े हैं? परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उल्टा अब हमें ही परीक्षा देनी पड़ रही है पुत्र। मेरे रहते इतनी सी बात पर चिंता? आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, बस शादी की तैयारी करिए पिताजी। कुओं की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। धन्य है ये राज्य, तुम जैसा बुद्धिमान राजकुमार पाकर। मैं तैयारियां करता हूँ, तुम इस समस्या का हल जरूर ढूंढ लोगे। राजा तैयारियों में लग गए और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। आज महाराज महेंद्र प्रताप इसी विषय पर राजगुरु रामकृप से बातें कर रहे थे। अब तो 1 महीना हो चुका है। कुछ दिन पहले उन्होंने कह तो दिया कि बारात आज पहुंच जाएगी, पर वो कुओं को लेकर आएंगे कैसे? गुरुजी, कहीं वो युद्ध करने तो नहीं आ रहे? मैंने युद्ध के अंदेशे में तैयारियां करा ली है, पर गुप्तचरों ने ऐसा कोई भी संदेश अब तक नहीं दिया है कि वो सेना लेकर आ रहे हो। मैं राजा विजय सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इतनी सी शर्त पर सेना लेकर नहीं आएगा, बल्कि शर्त को चुनौती समझकर स्वीकार करेगा। पर समझ में ये नहीं आता कि गुप्तचरों के अनुसार वो कुओं के बिना आ रहे हैं, तो आखिर उनके आने का कारण क्या है? अब समय आ गया है कि एक राजा की भांति मैं उनका स्वागत करने पहुंचूं और स्वयं देखूं कि आखिर हो क्या रहा है। महेंद्र प्रताप पहले ही बारात के ठहरने के लिए बंदोबस्त कर चुके थे। वो अपने शिविर में बैठ अब बारात के आने का इंतजार करने लगे। सूचना ये थी कि बारात सीमा पार कर चुकी है और बस कुछ ही समय में पहुंचने ही वाली है। तभी राजगुरु आकर महेंद्र प्रताप को खबर देते हैं। चलिए महाराज, राजा विजय सिंह और राजकुमार आ चुके हैं बारात के साथ। हमने अपने विशेष अतिथियों को वहीं रोक रखा है, अपनी शर्तों की पुष्टि करने हेतु। महेंद्र प्रताप राजगुरु के साथ वहां बारात का स्वागत करने जाते हैं। महेंद्र प्रताप गुरु को इशारा करते हैं कि वो शर्तों के बारे में पूछे। प्रणाम गुरुजी, बहुत चर्चे सुने हैं मैंने आपके। कहिए, क्या जांचना चाहते हैं आप? वो दरअसल मैंने काफी दूर तक नजरें दौड़ाई, पर मुझे बाराती कुएं नहीं दिखे। इसका जवाब आप इन दूल्हे राजकुमार से पूछिए, यही बताएंगे। राजकुमार विक्रम का चेहरा देखते ही महेंद्र प्रताप और राजगुरु एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें आभास हो गया कि ये तो वही राजदूत है। आश्चर्य ना करिए, बस मेरे मन में इच्छा जाग उठी, पिताजी से आज्ञा लेकर आपका राज्य देखने आ गया था। वीर है तुम्हारा बेटा राजा विजय सिंह, किंतु बस इतने से ही नहीं चलेगा। शर्त कैसे पूरी करोगे? शर्तें तो मैंने पूरी कर दी, किंतु आप ये बताइए कि प्रथा के अनुसार आपके बाराती कुएं कहाँ हैं? मैंने बड़ी दूर तक नजर दौड़ाई, पर मुझे भी आपके बाराती कुएं नजर नहीं आए। तो हमारे कुएं गुस्से में लौटने लगे। वो कह रहे थे कि अगर हमारी बारात का स्वागत करने लड़की वाले कुएं नहीं आ रहे तो हम नहीं जाएंगे।
अति उत्तम, बुद्धिमान हो। पर राजकुमार, अब भी मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर तुमने इस विवाह के लिए इतनी मेहनत क्यों की? ये सुनकर राजकुमार विक्रम मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने कहा, बात ऐसी है गुरुजी कि एक कार्यक्रम में मैंने मन ही मन आपकी पुत्री से विवाह की ठान ली। आपसे युद्ध करके मुझे ये विवाह करना होगा या आपको अपने सामर्थ्य का परिचय देकर विवाह करना होगा। बस यही जांचने के लिए मैं भेष धरकर वहाँ आया था और हट करने लगा कि आप तुरंत ही उत्तर दीजिए, वरना मैं जाऊंगा नहीं। तुम्हारी प्रशंसा में कितना भी कहा जाए कम है। आपके राज्य में मेरी बिटिया बहुत सुखी रहेगी। ये शादी मुझे मंजूर है। आखिर राजकुमार वीर और धीर दोनों ही जो हैं, तो रिश्ता तय रहा। सभी लोग इस बेहद अचूक समस्या का हल देखकर बहुत खुश हुए और राजकुमार विक्रम की सूझबूझ देखकर महेंद्र प्रताप ने दोनों राज्यों के संबंध को जोड़ लिया और दोनों राज्यों के संबंध बहुत मजबूत हो गए। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में कमला और रोशनी रहा करते थे। कमला विधवा होने के कारण बहुत गरीब थी और गरीबी से रोशनी और खुद को पाला था। कभी किसी के घर खाना बनाकर तो कभी बर्तन धोकर, लेकिन रोशनी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और रोशनी का पूरा ख्याल रखा। कमला ने अपने गहने गिरवी रखकर रोशनी को हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन रोशनी अपनी मस्ती और गैर समझी से पास नहीं हो पाई। पिछले 3 साल से 10वीं की परीक्षा दे रही हो, इस बार भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था कि बड़ी होकर घर की तकलीफें दूर करोगी, लेकिन कम करने के अलावा तुम तो बढ़ा रही हो। अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी और आप जबरदस्ती करोगे तो यही होगा ना। इसका उपाय है मेरे पास। तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी। सिर्फ नाम की रोशनी हो, घर और जीवन में तो अंधेरा ही कर रखा है। कमला अपनी बेटी रोशनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक मछुआरे सुशील से हो जाती है। रोशनी के विदाई के समय कमला कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाई। इस सफेद साड़ी के अलावा मेरे पास है ही क्या। क्या क्या कहा आपने? आप तो मेरी नाक कटवा रही हैं। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? और सफेद साड़ी देकर आप रोशनी को भी विधवा करना चाहती हैं क्या? आपने जितना कुछ किया है मेरे लिए वो बहुत है। इस सफेद साड़ी को मैं आपकी याद में हमेशा साथ रखूंगी। कमला ने उस सफेद साड़ी को देकर रोशनी को अपने घर से विदा कर दिया। कुछ महीने बीत चुके थे। अपनी नाकामयाबी के पीछे भी सुशील कमला को दहेज के लिए खूब ताने मारा करता था। इस सफेद साड़ी को जो लेकर आई हो, इससे खाना नहीं बनने वाला। आ गई बस मुंह उठाकर। आप खुद मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और मुझे ताने मार रहे हैं। ये कैसी बात हुई? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अनपढ़ गवार कहीं की। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुशील के डांटने से रोशनी घर पर रोने लगी, खुद को बहुत कोसने लगी और वहां से रूठकर अपने मायके चली गई और वहां जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताना चाहती थी। लेकिन वहां जाकर पता चला कि कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने अपना घर संसार बसा लिया है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। सुशील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। माँ, आपको मेरी कसम है, आपको वहाँ चलना ही होगा। रोशनी अपनी माँ को जबरदस्ती अपने घर यानी ससुराल लेकर जाती है, जो सुशील देखकर दिल मिला उठता है। मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं आओगी, और आई भी तो अपनी माँ को साथ लेकर आ गई। आप अब नफरत क्यों करने लगे हो हमसे? ये सब करके आपका मछलियों का व्यापार चलने लगेगा भला? तो क्या तुम्हारी शादी में दिए हुए दहेज में उस सफेद साड़ी से चलने लगेगा क्या? सुशील और रोशनी का झगड़ा देखकर कमला परेशान हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए उनके घर के बाहर चटाई लगाकर सोने की कोशिश करती है, पर सो नहीं पाती।
मुझसे मेरी बच्ची की परेशानी देखी नहीं जा रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। घर की परेशानी देखकर कमला वहां पर एक चिट्ठी लिखकर और उसे उस दहेज वाली सफेद साड़ी पर रखकर छोड़ जाती है। कमला के जाने के बाद कबर्ड में रखी हुई साड़ी से बहुत जोर की रोशनी आ जाती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि पूरा कमरा चमक उठता है। उसे देखकर दोनों पति पत्नी चौंक कर उठते हैं। ये रोशनी उस कबर्ड से आ रही है। वहां तुमने क्या रखा था? वहाँ पर तो खास कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो? सुशील जैसे ही उस कबर्ड को खोलकर देखता है, वहां उसे वही सफेद साड़ी और चिट्ठी नजर आती है। ये तो माँ की चिट्ठी है। उनकी लिखावट बिल्कुल ऐसी ही है। इसे पढ़िए जरा, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि बेटा, मैंने अपने जीवन में एक अबला बनकर तुम्हें ये साड़ी दी है। यही तुम्हारी संसार का सुख भी बनेगा। जिंदगी भर लोगों ने मुझे इस सफेद साड़ी की वजह से बहुत ताने मारे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आने दूंगी। तुम जब भी इस सफेद साड़ी पर पानी और सिंदूर से लिखकर कुछ भी मांगोगे तो ये साड़ी तुम्हें वो दे देगी। मेरी फिक्र मत करना। मैं पूरे 1 साल बाद तीर्थ यात्रा करके आऊंगी, लेकिन एक बात याद रहे, एक बार लिखा हुआ सिंदूर मिटेगा नहीं और इस सफेद साड़ी पर रंग चढ़ता जाएगा, उतनी ही इसकी दिव्य शक्तियाँ कम होती जाएंगी। आपके तानों ने मुझसे मेरी माँ को दूर कर दिया और आपको शर्म भी नहीं आ रही है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमें इस जादुई साड़ी का एक बार तो उपयोग करना ही चाहिए। तुम्हारी माँ दोबारा लौटकर सुरक्षित आ जाएंगी। सुबह होते ही सुशील ने जादुई सफेद साड़ी निकाली और उसमें सिंदूर से लिखा अपने मछुआरे के व्यापार के बारे में और अपनी नाव लेकर वो समुद्र में चला गया। जैसे ही सुशील नाव लेकर समुद्र में उतरा, सारी मछलियां अपने आप जाल में फंसने लगी। ये सब देखकर सुशील अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। इतनी सारी मछलियां, ये जरूर उस जादुई सफेद साड़ी का कमाल है। मैं जिन्हें हमेशा कोसता रहा, उन्होंने मेरा घर बसा दिया। सुशील सारे दिन के कारनामे घर जाकर रोशनी से बताता है। तब रोशनी कहती है, ये सब मेरी माँ की ममता और उनके पुण्य का कमाल है। वो जब तीर्थ यात्रा करके वापस आएंगी तो हमें इस तरह से खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। अब हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं रहेंगे, अच्छा और कामयाब जीवन जिएंगे। जब भी सुशील और रोशनी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, वो तुरंत ही माँ की सफेद साड़ी पर सिंदूर से लिखकर उसे हासिल कर लेते। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे। अब सुशील बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी बन चुका था। बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियां सुशील के घर के बाहर खड़ी रहती थी। अब इस साड़ी में कोई जगह ही नहीं बची कुछ लिखने की, वरना मैं और मालामाल हो जाता। हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, इतना पैसा जमा कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही साड़ी क्यों छोड़ी, एक आध और छोड़ देती तो उनका क्या जाता। पूरी की पूरी जादुई साड़ी सिंदूर से लाल हो चुकी है। सुशील और रोशनी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर रोशनी की माँ तीर्थ करके वापस आ गई। आते ही उन्होंने बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियां देखी। अपनी बेटी को गहनों में लदा देखकर वो बहुत खुश हुई। अपनी माँ को देखकर रोशनी के पास गई और कहने लगी, माँ, मैंने आपका कितना इंतजार किया। हम पर इतना बड़ा उपकार करके आप कहाँ चली गई थी? प्रणाम माँ, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बैठ जाइए, थक चुकी होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों को खुश देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है। ये लो मेरी तीर्थ यात्रा का प्रसाद। लेकिन सुशील के मन के लालच ने एक सवाल पूछ ही लिया, क्या आप हमें एक और जादुई सफेद साड़ी नहीं दे सकती हैं? हमारी कुछ मांगे और भी हैं। मुझे अच्छे से पता था बेटा, तुम ये बात जरूर कहोगे। पिछली सफेद साड़ी पूरी लाल हो चुकी है, ये बात भी मुझे पता है। जैसे ही सुशील और रोशनी ने ये बात सुनी,
दोनों दंग रह गए और कहने लगे, माँ, आपको ये बात कैसे पता कि साड़ी लाल हो गई है? जितनी बार तुमने उस साड़ी पर सिंदूर से कुछ लिखा, उतनी बार मुझे तीर्थ यात्रा करते वक्त तकलीफें हुई। तकलीफें यानी? हम कुछ समझे नहीं। जब भी तुम सिंदूर से मेरी साड़ी पर कुछ मांगा करते, उतने ही कोड़े मुझ पर बरसते थे। पाँव में छाले आने लगे थे, खाना नहीं मिलने लगा। पिछले 1 साल मैंने बहुत कुछ झेला है तीर्थ करते समय। पिछले कुछ दिनों से सब अच्छा था। तब मैं समझ गई कि साड़ी पूरी तरह से लाल हो चुकी है और अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकते। सुशील और रोशनी दोनों कमला की बातें सुनकर रोने लगे। हमें माफ कर देना माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आपको अब खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माँ। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म होगा आपसे। रोशनी और सुशील कमला की खूब सेवा करने लगे और उनका ख्याल दोनों बहुत अच्छे से रखने लगे। कमला उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी और अपना जीवन उनके नाम बिताने लगी।